प्रकट हुआ। सुचेन का हार्ट एक मोमेंट के लिए रुक सा गया। उसने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो डंजियन के भीतर कहीं कोई टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस छिपा हुआ हो। सुचेन पूरी तरह शॉकड रह गया। अब तक उसके डेविल हार्ट ने कभी इतनी डायरेक्ट और इमीडिएट वार्निंग नहीं दी थी। सुचेन की आईज सिकुड़ गईं। एक्सट्रीमली हाई रैंक वार्निंग। ये मैसेज दोबारा चमका। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ये थ्रेट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक बड़ा था। ग्रेजुएशन असेसमेंट के नाम पर किसी ने उन्हें ऐसी जगह भेजा था जहां कुछ बेहद गलत मौजूद था। फिर जितनी तेजी से वार्निंग आई थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। डंजियन फिर से शांत हो गया। चारों ओर केवल फॉग और डेड ट्रीज का सन्नाटा बचा था। लेकिन सुचैन के माइंड में कई क्वेश्चंस उठ चुके थे। एक लो लेवल डी रैंक डंजन के भीतर हाई रैंक मॉन्स्टर कैसे मौजूद हो सकता है? यह बात किसी भी लॉजिक से मेल नहीं खाती थी। फिर भी उसने अपनी कंसर्न अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा और गोंगटिंग के पीछे अपनी स्पीड बनाए रखी। वह जानता था कि इस समय थोड़ी सी भी केयरलेसनेस घातक साबित हो सकती है। दूसरी ओर गोंगटिंग पूरी तरह केयर फ्री दिखाई दे रहा था। वह कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी कटाना मजबूती से उसके हैंड में थी। ऊपर एक ऊंची रॉक से एग्जामिनर्स दोनों पार्टिसिपेंट्स पर नजर रखे हुए थे। फॉग लगातार डेंस होती जा रही थी। उनमें से एक ने बाकी दोनों को याद दिलाया कि किसी भी सर्कमस्टांस में पार्टिसिपेंट्स को अपनी साइड से ओझल नहीं होने देना है। उसी समय अचानक पूरे डंजियन में एक तीखी क्रैक जैसी साउंड गूंज उठी। साउंड इतनी तेज थी कि सभी का अटेंशन तुरंत उसकी डायरेक्शन में चला गया। अगले ही क्षण डिब्री के बीच से एक विशाल टॉक्सिन केज एंट बाहर निकल आया। यह एक डी रैंक एओई आर्चर मॉन्स्टर था। उसके विशाल मैंडिबल्स लगातार क्लिकिंग साउंड कर रहे थे। मॉन्स्टर को देखते ही गोंगटिंग का हैंड तुरंत अपनी कटाना की हिल्ट पर चला गया और उसकी ग्रिप और मजबूत हो गई। अगले ही पल उसने अपनी कटाना खींच ली और लाइटनिंग जैसी स्पीड से आगे बढ़ गया। उसका बॉडी इतनी तेजी से मूव हुआ कि वह धुंधला दिखाई देने लगा। ऊपर खड़े ओदिसाटो ने यह सीन देखकर प्रभावित होकर हेड हिलाया। उसने बाकी लोगों से कहा कि गोंगटिंग की रिएक्शन वास्तव में लाइटनिंग जैसी फास्ट है। साथ ही उसने वार्निंग दी कि वाइल्ड मॉन्स्टर्स स्कूल में ट्रेन किए गए मॉन्स्टर्स की तुलना में कहीं अधिक डेंजरस और वायलेंट होते हैं। इसी बीच टॉक्सिन केज एंट ने भी काउंटर अटैक कर दिया। उसके बॉडी से ग्लोइंग ग्रीन पॉइजन ऑर्ब्स निकलकर एयर में फैल गए। ये करोसिव पॉइजन शॉट था। दर्जनों एसिड ऑर्ब्स सीधे गोंगटिंग की ओर बढ़ने लगे। लेकिन गोंगटिंग तनिक भी नहीं रुका। कटाना की चमक बार बार एयर को चीरती हुई आगे बढ़ी और एक एक करके सभी पॉइजन ऑर्ब्स को हवा में ही काट दिया। उसके पीछे गोल्डन लाइट की एक लंबी ट्रेल बनती चली गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि टॉक्सिन केज एंट को उसके आने का एहसास तक नहीं हुआ। स्विश! कटाना की चमक एक पल के लिए फॉग को चीरती हुई दिखाई दी और अगले ही क्षण मॉन्स्टर की टेल उसके बॉडी से अलग होकर नीचे गिर गई। यह अटैक इतना फास्ट और इफेक्टिव था कि देखने वाले सभी लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन गोंगटिंग अभी रुका नहीं था। उसने अपनी कटाना को एक बड़े आर्क में घुमाया। अब ब्लेड से तीव्र गोल्डन हीट निकल रही थी। उसने अपनी पूरी एनर्जी फाइनल स्ट्राइक में केंद्रित कर दी। ग्लोइंग कटाना सीधे टॉक्सिन केज एंट के कोर को भेद गई। एक ही मोमेंट में उसके इंटरनल ऑर्गन्स नष्ट हो गए। उसी समय गोंगटिंग ने अपनी कोर वॉरियर स्किल सक्रिय कर दी। गोल्डन लाइट का विशाल एक्सप्लोजन पूरे एरिया में फैल गया। भयंकर शॉकवेव केव के अंदर दूर तक फैल गई। ऊपर ऑब्जर्वेशन लेस पर खड़े तीनों वेटर्न प्रॉक्टर्स ये सब ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बैटल्स देखी थी, लेकिन एक स्टूडेंट द्वारा प्रदर्शित यह लेवल उनकी एक्सपेक्टेशन से भी अधिक था। कईयों ने अपनी रिस्ट पर बंधी स्मार्ट वॉच को टच किया और असेसमेंट स्कोर दर्ज किया। उसने गोंगटिंग को इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए परफेक्ट 10 स्कोर दिया। दूसरी ओर आइवन ने धीरे से सिगरेट का स्मोक बाहर छोड़ा। कुछ मोमेंट सोचने के बाद उसने भी स्कोर दर्ज किया, 10 पॉइंट्स। गोंगटिंग ने सबसे पहले मॉन्स्टर के लॉन्ग रेंज वेनम ऑर्गन को डिस्ट्रॉय किया था, यानी उसने थ्रेट के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स को प्रायोरिटी दी। उदिसाटो ने भी अपना इवैल्यूएशन दर्ज किया और बिना किसी हेजिटेशन के परफेक्ट 10 स्कोर दे दिया।
उसके चेहरे पर चौड़ी स्माइल फैल गई थी। उसने अपने जीवन में कई टैलेंटेड अवेकनर्स देखे थे, लेकिन किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को इतने कोल्ड माइंड और इतनी रदलेस प्रिसिजन के साथ किसी वाइल्ड डी रैंक मॉन्स्टर को खत्म करते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा था। नीचे बैटलफील्ड में गोंगटिंग ने अपनी कटाना को वापस शीत में डाल दिया। मेटल के टकराने की साफ साउंड पूरे एरिया में गूंज उठी। वह बिल्कुल उसी इलीट स्टूडेंट की तरह दिखाई दे रहा था जिसके लिए देश के बड़े बड़े गिल्ड्स आपस में compete कर रहे थे। लेकिन तभी उदिसाटो का अटेंशन दूसरे मॉनिटर की ओर चला गया जहां सूचन की लिव फीड दिखाई जा रही थी। अगले ही पल उसके चेहरे का एक्साइटमेंट पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह गहरी कंफ्यूजन ने ले ली। प्रॉक्टर्स की नजर में सूचन का परफॉर्मेंस एक कंप्लीट डिजास्टर जैसा दिखाई दे रहा था। जब मॉन्स्टर्स सामने आए थे तब उसने कोई रिएक्शन तक नहीं दी थी, बल्कि वह केवल ट्विस्टेड ट्रीज के बीच चलता जा रहा था। यह देखकर गोंगटिंग ने भी पीछे मुड़कर उसकी डायरेक्शन में देखा। उसकी आईब्राउज सिकुड़ गईं। उसके माइंड में केवल एक क्वेश्चन था, सूचन आखिर कर क्या रहा है। उधर मॉनिटरिंग रूम में बैठे ऑफिशियल्स भी साइलेंस के साथ स्क्रीन देख रहे थे। गोंगटिंग की ब्रिलियंट बैटल और सूचन की स्लो मूवमेंट के बीच का डिफरेंस पूरे रूम में अजीब सा टेंशन पैदा कर रहा था। कार्ल कैवेंडिश अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। उसके लिप्स पर हल्की स्माइल थी। उसने अपने पास बैठे प्रिंसिपल की ओर देखा और पूछा कि उनके अनुसार सूचन उस डार्क डंजन में आखिर ढूंढ क्या रहा है। लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल भी वरीड नहीं दिखे। उनकी एक्सपीरियंस्ड आइज लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उनके लिए यह एमलेस वॉन्डरिंग नहीं था। स्क्रीन पर सूचन का बूट एक मोटी और पल्सेटिंग रूट पर पड़ा। वह आखिरकार डंजन के सबसे डीप रीजन तक पहुंच चुका था। यहीं फॉग सबसे अधिक डेंस थी, यहीं एयर सबसे हैवी थी और यहीं एनवायरनमेंट सबसे अधिक सफोकेटिंग महसूस हो रहा था। प्रिंसिपल ने काम वॉइस में कहा कि सूचन रास्ता नहीं भटका है, वह कुछ सर्च कर रहा है। वृद्ध प्रिंसिपल उसकी स्ट्रेटेजी को समझ चुका था। वह जानता था कि इस साइलेंस के पीछे कोई बड़ी प्लान छिपी हुई है। अचानक सूचन की आईज गोल्डन लाइट से चमक उठी। उसने अपनी फिस्ट कसकर बंद कर ली। उसकी फिंगर्स के बीच लाइटनिंग स्पार्क्स नाचने लगी। फिर उसके लिप्स धीरे से हिले। फाउंड इट। अगले ही क्षण धड़ाम, येलो लाइटनिंग का एक विशाल पिलर ग्राउंड से फूट पड़ा। पावर लेवल इतना भयानक था कि उसके पैरों के नीचे की रॉक्स तक टूटने लगी। ग्राउंड में क्रैक्स फैल गईं। लाइटनिंग पिलर लगातार फैलता गया। उस एनर्जी एक्सप्लोजन के सेंटर में सूचेन खड़ा था। वह किसी थंडर गॉड की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर केवल डिस्ट्रक्शन था। दर्जनों मॉन्स्टर्स एक्सप्लोजन की रेंज में आ गए। उनकी फिगर्स पहले शैडोज में बदली और अगले ही पल पूरी तरह वेपराइज हो गई। ये डिस्ट्रक्शन इतना विशाल था कि किसी साधारण डी रैंक असेसमेंट में इसकी इमेजिनेशन तक नहीं की जा सकती थी। शॉकवेव इतनी पावरफुल थी कि तीनों प्रॉक्टर्स लगभग बैलेंस खो बैठे। कयू और उदिसाटो शॉक के साथ स्क्रीन को घूरने लगे। तभी उन्हें ट्रूथ समझ में आई। सूचन ने किसी एक मॉन्स्टर को नहीं खोजा था, उसने पूरे मॉन्स्टर नेस्ट को खोज लिया था। दूसरी ओर गोंगटिंग दूर दिखाई दे रही लाइटनिंग फ्लैश को देख रहा था और उसी क्षण उसे एक भयानक ट्रूथ का एहसास हुआ। जब वह एक एक मॉन्स्टर का हंट कर रहा था तब सूचन पूरे डंजन को एक ही स्ट्राइक में क्लियर करने की प्लान बना रहा था। अगले ही पल सूचन का बॉडी धुंधला पड़ गया। उसने ग्राउंड पर जोर से स्टेप मारा और लाइटनिंग फ्लैश के साथ आगे बढ़ गया। उसकी स्पीड इतनी भयावह थी कि लाइव फीड देख रहे सीनियर प्रॉक्टर्स भी उसकी मूवमेंट को ठीक से नहीं देख पाए। और तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठी और एक लेजेंडरी स्किल का नाम उसके सामने उभर आया, वॉल्ट असासिन। अगले ही पल सूचेन आसमान से गिरती हुई गोल्डन लाइटनिंग की तरह नीचे टूट पड़ा। उसका बॉडी एयर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे रेजर शार्प लाइटनिंग बीम्स छूट रही थीं। जहां जहां वह गुजरता वहां वहां डिस्ट्रक्शन की लकीर बन जाती। हर बार उसके आगे बढ़ने पर टॉक्सिन के एजेंट्स के पूरे ग्रुप्स ग्लोइंग ग्रीन लाइंस में कट जाते। उन मॉन्स्टर्स को चीखने तक का अवसर नहीं मिल रहा था। केव के भीतर अनगिनत लाइटनिंग बीम्स एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह फैल गई थीं।
वह इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो एक ही समय में कई लोकेशंस पर मौजूद हो। किसी को उसकी रियल पोजीशन समझ नहीं आ रही थी। केवल गोल्डन फ्लैशेस दिखाई दे रही थीं और उनके बाद डिस्ट्रॉय होते हुए मॉन्स्टर्स। कुछ ही मोमेंट्स बाद सूचन एयर से नीचे उतरा और एक नी के बल ग्राउंड पर आकर रुक गया। उसके पीछे मौजूद फाइनल मॉन्स्टर वेव उसी समय ऐश में बदल गई। पूरे एरिया में बर्न चिटिन और ओजोन की तीखी स्मेल फैल गई थी। सूचेन धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी पावर वापस समेट ली। उसके चारों ओर ग्रीन मॉन्स्टर ब्लड रेन की तरह गिर रहा था। दूसरी ओर तीनों प्रॉक्टर्स पूरी तरह स्टंट रह गए थे। उनके चेहरे पेल पड़ चुके थे और फॉरहेड्स पर स्वेट साफ दिखाई दे रहा था। उडिसाटो ने धीरे धीरे अपने सनग्लासेस नीचे खींचे। उसकी वॉइस तक कांप रही थी जब उसने पूछा कि उन्होंने अभी अभी एक फर्स्ट रैंक स्टूडेंट से आखिर क्या देख लिया है। उसके पूरे लाइफ एक्सपीरियंस के बावजूद ये सीन उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। मॉनिटरिंग रूम के भीतर भी केओस फैल चुका था। टेक्निकल स्टाफ लगातार डेटा चेक कर रहे थे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि एक साधारण स्टूडेंट की रिपोर्ट और स्क्रीन पर दिखाई दे रही कैटास्ट्रॉफिक पावर में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। उनके सामने मौजूद स्टेटिस्टिक्स और रियलिटी एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे थे। उधर तीनों प्रॉक्टर्स आपस में लो वॉइस में डिस्कशन करने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस परफॉर्मेंस को स्कोर कैसे दिया जाए। एक ओर सूचन की स्ट्रेटजी बेहद रिस्की और अनकन्वेंशनल थी। दूसरी ओर उसका रिजल्ट इतना इंप्रेसिव था कि उसे इग्नोर करना असंभव था। दूर खड़ा गोंगटिंग ये सब देख रहा था। लो क्वालिटी फीड के बावजूद उसके चेहरे की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। वह हमेशा अपनी बच का गोल्डन जीनियस माना जाता था, लेकिन सुचेन ने केवल एक मूव में उसकी पूरी अचीवमेंट्स को ओवरशेड कर दिया था। जिस परफॉर्मेंस के लिए वह प्राउड महसूस कर रहा था वह अब इनसिग्निफिकेंट लगने लगा था। मॉनिटरिंग रूम में अचानक कार्ल कैवेंडिश जोर से हंस पड़ा। उसकी लाफ्टर पूरे रूम में गूंज उठी। वह प्रिंसिपल की ओर देखकर मुस्कुराया और मजाक में कहा कि उन्होंने सूचन की प्लान को बिल्कुल सही पहचान लिया था। कार्ल स्पष्ट रूप से इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का भरपूर एंजॉयमेंट ले रहा था। इसके विपरीत गोंगलिन का चेहरा और भी सीरियस हो गया। उसकी आइज लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वहीं कार्ल ने मुस्कुराते हुए कमेंट किया कि असेसमेंट तो अभी शुरू ही हुई है। यदि बिगिनिंग इतनी टेरिफाइंग है तो आगे क्या होने वाला है इसकी इमेजिनेशन करना भी मुश्किल है। उसकी बातों को सुनकर गोंगलिन की फिस्ट्स अनजाने में भींच गईं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण ग्रेजुएशन असेसमेंट इतनी बड़ी पावर डिस्प्ले में बदल जाएगी। लेकिन तभी अचानक सिचुएशन बदल गई। लाइव वीडियो फीड फ्लिकर करने लगी। स्क्रीन पर डिजिटल डिस्टॉर्शन दिखाई देने लगी। अचानक एक विशाल रेड वार्निंग बॉक्स पूरी स्क्रीन पर उभर आया। सिग्नल लॉस्ट। रूम की लाइट्स ब्लू ग्लो में बदल गईं और सभी मॉनिटर्स एक साथ डार्क हो गए। प्रिंसिपल तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए। गोंगलिन की आईज भी फैल गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर कंसर्न्ड नजरों से देखा। वाइल्ड डेविल्स केव के अंदर मौजूद सभी कैमरास से उनका कनेक्शन टूट चुका था। बाहर डंजन के एंट्रेंस पर टाइम 16 बज चुका था और सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एक टेक्नीशियन अपनी टर्मिनल के सामने पैनिक में लगातार कमांड्स दर्ज कर रहा था। उसके चेहरे पर ग्रीन पोर्टल लाइट और इमरजेंसी अलर्ट्स की रेड ग्लो एक साथ पड़ रही थी। मॉनिटरिंग स्क्रीन बार बार फ्लिकर कर रही थी। हर कुछ सेकंड्स बाद एक नई वार्निंग चमक उठती। सिग्नल एनोमली डिटेक्टेड। कम्युनिकेशन सिग्नल स्ट्रेंथ तेजी से गिर रही थी। 75%, 58%, 41% और फिर 23%। सिचुएशन क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी थी। साथ ही लेयर स्कैन सिस्टम भी अजीब तरीके से ग्लिच करने लगा। अचानक डायग्नोस्टिक डिस्प्ले पूरी तरह सिंक्रोनाइजेशन खो बैठा। कम्युनिकेशन सिग्नल 0%। यह नंबर स्क्रीन पर चमकी और फिर स्थिर हो गई। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। नॉर्मली डंजन का थ्रेट लेवल डी रैंक के रूप में डिस्प्ले होता था, लेकिन इस बार रिस्क लेवल के स्थान पर एक विशाल पिक्सेलेटेड क्वेश्चन मार्क दिखाई देने लगा। पास खड़ा सुपरवाइजर अपने हैंडहेल्ड डिवाइस को घूर रहा था। उसके फोरहेड पर स्वेट की बूंदें उभर आई थीं। किसी भी रीडिंग का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। उसकी आईज शॉक से फैल गईं।
अब उसे समझ आ चुका था, डंजन के भीतर कुछ बेहद टेरिफाइंग घटित हो चुका है। पोर्टल के बाहर बने कंट्रोल एरिया में केओस फैल गया। एक टेक्नीशियन पैनिक में अपने हैंड्स हिलाते हुए चिल्ला रहा था। वहीं गोंगशुआन तेजी से मॉनिटर की ओर बढ़ा। उसने फिंगर से स्क्रीन की ओर इशारा किया और ऊंची वॉइस में पूछा कि डंजन लेयर के पैरामीटर्स इतनी तेजी से क्यों बदल रहे हैं। लेकिन किसी के पास कोई आंसर नहीं था। सभी सिस्टम्स लगातार फेलियर दिखा रहे थे। उसी समय सभी की नजर डंजन एंट्रेंस पर गई। कुछ मोमेंट्स पहले तक पोर्टल एक स्टेबल और ग्लोइंग ग्रीन वॉर्टेक्स की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी एनर्जी अनस्टेबल होने लगी थी। ग्रीन लाइट बार बार टूट रही थी। पोर्टल का शेप लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा था। फिर छटाक, एक वायलेंट फ्लैश पूरे एरिया में फैल गई। पोर्टल जोर से कांपा और अगले ही पल उसकी सारी ग्रीन लाइट गायब हो गई। सभी के सामने अब केवल एक ब्लैक, डिस्टॉर्टेड और टेरिफाइंग वॉइड बचा था। पिच ब्लैक वॉइड। ये सीन देखकर टेक्नीशियन फियर से पीछे हट गया। उसकी वॉइस कांप रही थी जब वह चिल्लाया, एंट्रेंस गायब हो गया है। पोर्टल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसी समय डंजन की डेप्थ्स में एटमॉस्फेयर अचानक बदलने लगा। एयर में मिस्टीरियस मजेंटा एनर्जी फैलने लगी। पर्पल और पिंक एनर्जी स्ट्रीम्स डार्कनेस में घूमने लगी। उनके साथ अजीब सी मेलोडीज भी सुनाई देने लगी, गोस्टली म्यूजिकल नोट्स। साथ ही सिकली ग्रीन लाइट जैसी फ्लिकरिंग एनर्जी चारों ओर फैलने लगी। वहीं डंजन की डेप्थ्स में खड़ा सुचेन उस बढ़ती हुई मैजेंटा ऑमरा के बीच पूरी अलर्टनेस के साथ आसपास का निरीक्षण कर रहा था। पर्पल एनर्जी जीवित स्मोक की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। एयर में कुछ एंशंट, मिस्टीरियस और टेरिफाइंग मौजूद था। सूचन ने धीरे धीरे अपना हेड घुमाया और उस एनर्जी के सेंटर की ओर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर सीरियस रिकग्निशन का एक्सप्रेशन उभर आया। वह इस पावर को पहचान चुका था। यह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था। अचानक वॉइड के सेंटर में तीव्र मजेंटा लाइट चमकी। उस ब्लाइंडिंग लाइट के भीतर दो संकरी क्रिम्सन आइज खुल गईं। उन आइज में ऐसा प्रेशर था कि केवल उन्हें देखकर ही किसी का ब्लड फ्रीज हो जाए। उसी क्षण पूरे डंजन में एक टेरिफाइंग प्रेजेंस फैल गई। ये डीमन किंग रॉथ था, एक टेरिफाइंग डीमन किंग। वीडियो शुरू करने से पहले शाउट आउट टू चाविटी सैनी एंड स्वप्निल सौम्या। थैंक यू बोथ फॉर द 10 रुपये सपोर्ट। और अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार छोटा सा अमाउंट डोनेशन करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में डंजन के अंदर अचानक अजीब बदलाव शुरू हो गए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था और डंजन का थ्रेट लेवल भी अननोन दिखाने लगा था। इसके बाद पोर्टल अचानक कोलैप्स हो गया, जिससे सूचन और बाकी सभी लोग डंजन के अंदर फंस गए। उधर डंजन की गहराइयों में एक रहस्यमयी मजेंटा ऑरा फैलने लगी और पूरा वातावरण किसी एंशियंट प्रेजेंस से भर गया। तभी सुचेन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है और अगले ही पल डार्कनेस के भीतर दो क्रिम्सन आइज खुली, जिनके साथ डीमन किंग राइट की टेरिफाइंग प्रेजेंस पूरे डंजन में फैल गई। उधर डंजियन के बाहर सिचुएशन और भी बदतर हो चुकी थी। जिस केव एंट्रेंस से कुछ समय पहले हंटर्स अंदर गए थे, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वहां केवल सॉलिड रॉक दिखाई दे रही थी, मानो पोर्टल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। गोंगशुआन पूरी तरह पैनिक में डूब चुका था। उसके क्लॉथ्स स्वेट से भीग चुके थे। वह लगातार चिल्ला रहा था कि तुरंत हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया जाए, इमरजेंसी बैकअप बुलाया जाए। सभी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फेल हो चुके थे। कम्युनिकेशन सिग्नल समाप्त हो चुका था और डंजन के अंदर मौजूद टीम से उनका हर कनेक्शन टूट चुका था। इसी बीच डंजन के भीतर मैजेंटा ऑनरा और टेंस होती जा रही थी। सुचेन स्थिर खड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरी ओर गोंगटिंग अचानक रुक गया। उसे भी एटमॉस्फेयर में आए चेंज का एहसास हो चुका था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। हालांकि वह अभी तक इस पावर के सोर्स को पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसके बॉडी की हर इंस्टिंक्ट उसे वार्निंग दे रही थी। तीनों प्रॉक्टर्स भी समान रूप से कंफ्यूज थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत डंजन्स देखे थे, लेकिन किसी डी रैंक डंजन में ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। काउबॉय हंटर ने बेचैनी से आसपास देखा और पूछा कि क्या बाकी लोगों ने भी वह साउंड सुनी है। दूसरी ओर उदिसाटो ने धीरे से हेड हिलाया और कहा कि इस अननेचुरल साइलेंस में कुछ न कुछ
निश्चित रूप से गलत है। उसी समय सूचेन का हार्ट तेजी से धड़कने लगा। डीप और हैवी हार्ट बीट जैसी साउंड पूरे डंजन में गूंजने लगी। वह साउंड फॉग के बीच से आ रही थी, लेकिन सूचन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा सीरियस हो गया। यह डीमन किंग रात की वॉइस थी। पिंक लाइट से चमकती साउंड वेव्स डार्कनेस में फैलने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह वाइब्रेशन उनकी बोन्स तक में उतर रहा हो। सूचन के फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट उभर आया। उसके माइंड में एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन पैदा हुआ। रात को अभी अपीयर नहीं होना चाहिए था। उसके नॉलेज के अनुसार इस इवेंट में अभी 3 इयर्स बाकी थे, लेकिन यदि रात अभी सामने आ रहा है तो इसका मीनिंग केवल एक ही था। फ्यूचर टाइमलाइन बदलना शुरू हो चुकी थी और यह चेंज उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक तेजी से हो रहा था। उसी समय उसके सिस्टम ने लगातार वार्निंग देना शुरू कर दिया। रेड अलर्ट आइकन्स उसकी विजन में चमकने लगे। हाई रिस्क मॉन्स्टर डिटेक्टेड। वार्निंग मैसेजेस लगातार उभर रही थी। सुचेन ने तुरंत पीछे की ओर देखा। डेंस फॉग लगातार घूम रही थी और उसके भीतर कुछ मैसिव शेप की चीज आगे बढ़ रही थी। उसके स्टेप्स हैवी थे, स्लो थे, लेकिन हर स्टेप पूरे एरिया में प्रेशर पैदा कर रहा था। वह सीधे उनकी ओर आ रही थी। अचानक पूरे केव में तीखी और मॉकिंग लाफ्टर गूंज उठी। उसके बाद रैपिड फुटस्टेप्स की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उड़ीसाटो और काउबॉय हंटर तुरंत अलर्ट हो गए। दोनों ने अपने वेपन्स कसकर पकड़ लिए। उनकी आईज टेंस फॉग पर टिकी हुई थी। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज शैडोज में छिपकर उन्हें देख रही है। फिर अचानक फॉग के भीतर 2 ग्लोइंग पिंक आईज दिखाई दी। वे डार्कनेस को चीरती हुई सर्च लाइट्स की तरह चमक रही थीं। उनके पीछे एक मैसिव शैडो मौजूद थी। धीरे धीरे वह फिगर आगे बढ़ी और फॉग से बाहर निकल आई। सभी की ब्रीदिंग रुक गई। वह एक विशाल मैंटिस मॉन्स्टर था। उसका ग्रीन चाइडन बॉडी शार्प स्पाइक्स से ढका हुआ था। उसकी साइथ जैसी आर्म्स सिकली ग्रीन लाइट से चमक रही थी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात उसका साइज नहीं था। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि वह बोल सकता था। मेंटिस मॉन्स्टर ने अपनी रफ और मॉकिंग वॉइस में हंसते हुए कहा कि ह्यूमन सीधे उसके वेब में चले आए हैं और उन्होंने ठीक वही किया है जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन थी। ये सुनते ही यूडी साटो का जॉ खुला रह गया। मॉन्स्टर द्वारा ह्यूमन लैंग्वेज का उपयोग करना साधारण बात नहीं थी। यह उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस का प्रमाण था। सिचुएशन उनकी इमेजिनेशन से कहीं अधिक सीरियस थी। कुछ ही मोमेंट्स में सभी को ट्रूथ समझ आ गई। यह कम से कम एक हाई टियर सी रैंक पीस था और ऐसी पावर का मॉन्स्टर किसी डी रैंक डंजन में मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब पीछे हटने का टाइम नहीं था। उड़ीसाटो ने एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं किया। वह जोरदार बैटल क्राई के साथ आगे जंप कर गया। उसकी विशाल पिंक ग्लो से चमकती बैटल एक्स पूरी पावर के साथ एयर को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने बाकी लोगों को पीछे हटने के लिए शाउट करते हुए वार्निंग दी। फिर उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ उस एक स्ट्राइक में झोंक दी। पहली नजर में अटैक बेहद पावरफुल लग रहा था, लेकिन अगले ही मोमेंट सब कुछ बदल गया। मैंटिस की स्पीड पूरी तरह अलग लेवल पर थी। स्विश, ग्रीन और रेड फ्लैश एक पल के लिए दिखाई दी और फिर छपाक, ब्लड एयर में बिखर गया। उदिसातो की आईज डिसबिलीफ से फैल गई। उसे रिएक्ट करने का अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिला। उसकी आर्म शोल्डर से अलग होकर एयर में घूमती हुई नीचे गिर गई। उसकी बैटल एक्स बेकार होकर ग्राउंड पर टकराई। चारों ओर ब्लड फैल गया। उधर काउबॉय हंटर और व्हाइट कोट हंटर केवल स्टंट खड़े रह गए। उनकी आईज के सामने सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वे अपने वेपन्स तक नहीं निकाल पाए। मैंटिस मॉन्स्टर की स्पीड और उसकी ब्रूटैलिटी ने उन्हें पूरी तरह फ्रोजन कर दिया था। लेकिन मैंटिस यहीं नहीं रुका। वह किसी गोस्ट की तरह पूरे ग्रुप के बीच से गुजर गया। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट थीं कि केवल ब्लर्ड शैडोज दिखाई दे रही थीं। उसकी रफ और टेरिफाइंग वॉइस डार्कनेस में गूंज उठी। वह विस्पर करते हुए कह रहा था कि उन्हें अब स्ट्रगल छोड़ देना चाहिए और यहीं मर जाना चाहिए। उसी समय गोंगटिंग ने उसका अगला अटैक रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल छपाक, एक शार्प ब्लेड सीधे उसके शोल्डर को चीरता हुआ आर पार निकल गया। ब्लड उसके क्लोथ्स पर बिखर गया। अटैक की पावर इतनी अधिक थी कि उसका बॉडी वहीं फ्रीज हो गया। मैंटिस मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसकी पिंक आइज में क्रूल डिलाइट चमक रहा था।
उसे एक टैलेंटेड ह्यूमन को इस अवस्था में देखकर सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। गोंगटिंग ने पेन से टीथ भींच लिए। उसका चेहरा एगनी से विकृत हो गया। ब्लेड अभी भी उसके फ्लैश में ढसा हुआ था, लेकिन वह गिव अप करने वालों में से नहीं था। अगले ही मोमेंट उसने अपनी ग्लोइंग ऑरेंज कटाना पूरी पावर से ऊपर की ओर घुमा दी। स्विश! इस बार मैंटिस मॉन्स्टर तैयार नहीं था। कटाना सीधे उसकी आर्म से होकर गुजर गई। एक ही स्ट्राइक में उसका हैंड बॉडी से अलग हो गया। मैंटिस पेन और डिसबिलीफ से चीख उठा। उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना सीरियस इंजरी खाने के बाद भी कोई ह्यूमन काउंटर अटैक कर सकेगा, लेकिन गोंगटिंग ने उसे रिकवर करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। तुरंत उसने आगे बढ़कर एक पावरफुल किक मारी। धड़ाम! मैंटिस मॉन्स्टर ग्राउंड पर फिसलता हुआ दूर जा गिरा। उसने अपने क्लॉज से डर्ट को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश की। कुछ डिस्टेंस पर जाकर वह रुक गया। अब वह इंजर्ड था, लेकिन सिचुएशन अभी भी उसके फेवर में थी। दूसरी ओर गोंगटिंग स्टैगर करते हुए खड़ा था। उसके शोल्डर से लगातार ब्लड बह रहा था। वह पेन से जूझ रहा था, लेकिन अब भी स्टैंडिंग था। उसने सूचन की ओर देखा। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने स्पष्ट वर्ड्स में कहा कि मॉन्स्टर ने सबसे पहले उसी पर अटैक किया था, इसलिए यह बैटल उसकी है। उसकी आइज में गोल्डन लाइट चल उठी। उसने बाकी सभी को वार्निंग दी कि कोई भी उसकी फाइट में इंटरफियर नहीं करेगा। सूचन चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह साफ देख सकता था कि गोंगटिंग अपनी फिजिकल लिमिट्स से कहीं आगे बढ़ चुका है। उसी समय सूचन की आइज में ग्रीन ग्लो उभर आई। उसका एनालिटिकल स्किल एक्टिवेट हो चुका था। कुछ ही मोमेंट्स बाद एक सिस्टम विंडो उसकी विजन में उभरी। उसने गोंगटिंग का रैंक डिस्प्ले किया। सी रैंक। सुचेन ने हल्का सा हेड घुमाया और मंटिस मॉन्स्टर की ओर देखा। एक दूसरी सिस्टम विंडो दिखाई दी। सी रैंक। ये मॉन्स्टर भी उसी रैंक का था। सिचुएशन क्लियर थी। यदि केवल रैंक की बात की जाए तो गोंगटिंग इस बैटल को स्वयं हैंडल कर सकता था। सुचैन को अभी इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी बीच काउबॉय हंटर और फाइट कोट हंटर पूरी तरह डेस्परेट हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। उन्होंने पैनिक में गोंगटिंग से कहा कि उसे तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उन्होंने पीछे हटने और रिट्रीट करने का सजेशन दिया, लेकिन गोंगटिंग ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने अपना हैंड उठाया। अगले ही मोमेंट उसकी पाम में वायलेंट फ्लेम्स भड़क उठी और फिर उसने वह फायर सीधे अपने ओपन शोल्डर वुंड पर दबा दी। बर्निंग फ्लैश की तीखी स्मेल पूरे एरिया में फैल गई। स्मोक एयर में उठने लगा। काउबॉय हंटर और व्हाइट कोट हंटर हॉरर से उसे देखते रह गए। सूचन की आइज में भी सीरियसनेस उभर आई। वह तुरंत समझ गया कि गोंगटिंग क्या कर रहा है। वह अपनी फायर एबिलिटी का उपयोग विजिस्टवंट को कैटराइज करने के लिए कर रहा था। वह ब्लड लॉस को रोक रहा था ताकि बैटल जारी रख सके। कुछ ही मोमेंट्स बाद गोंगटिंग फिर से सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पेन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी वॉइस स्टेबल थी। उसने रिट्रीट के सजेशन को सीधे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने पूरी पावर से रोर किया, ये डुअल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आइज जलती हुई फ्लेम्स की तरह चमक रही थी। दूसरी ओर मैंटिस मॉन्स्टर ने धीरे धीरे अपना हेड झुका लिया। उसकी ग्लोइंग पिंक आइज सिकुड़ गईं। अब वह अपने सामने खड़े ह्यूमन को पहले की तरह वीक प्रे नहीं समझ रहा था। अचानक गोंगटिंग ग्राउंड से उछला और एयर में पहुंच गया। उसकी फ्लेमिंग सोर्ड उसके हेड के ऊपर उठी हुई थी। उसने अपनी बची हुई सारी पावर इस एक फाइनल अटैक में लगा दी थी। दूसरी ओर डंजन के बाहर सिचुएशन पूरी तरह स्टैग्नेंट हो चुकी थी। डंजन एंट्रेंस पूरी तरह गायब हो चुका था। सोल्जर्स का एक ग्रुप और कई स्टाफ मेंबर्स उस स्टोन वॉल को घूर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। इसी दौरान इंपीरियल गिल्ड के लीडर लिनवुक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आसपास की सिचुएशन का निरीक्षण किया और तुरंत समझ गए कि मामला नॉर्मल नहीं है। काम लेकिन सीरियस टोन में उन्होंने बताया कि यह डंजन लॉर्ड्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक स्पेशल स्ट्रेटजी है। डंजन पहले अपना एंट्रेंस खोलता है ताकि हंटर्स उसके भीतर एंटर कर जाएं, लेकिन जैसे ही पर्याप्त प्रे अंदर पहुंच जाते हैं वह अपना रूट सील कर देता है और सभी को ट्रैप कर लेता है।
पास खड़े गोंग शुआन का चेहरा पूरी तरह पेल पड़ चुका था। वह पैनिक में बार बार कह रहा था कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा क्योंकि गोंगटिंग अभी भी डंजन के भीतर ट्रैप्ड है। लेकिन लिन वुक बिल्कुल काम खड़े रहे। उनकी गेज लगातार माउंटेन की ओर टिकी हुई थी। उन्होंने बिना किसी सॉफ्टनेस के ट्रूथ बता दी। डंजन का एंट्रेंस किसी टेक्नोलॉजी से नहीं खुलेगा। कोई की नहीं है, कोई मशीन नहीं है, केवल एक ही मेथड है, सरवाइव करना। डंजन की डेप्थ्स में प्रॉब्लम का रियल सोर्स मौजूद था। वहां कहीं एक पावरफुल रेड ऑरा लगातार पल्स कर रही थी। वही इस पूरे सील का सेंटर था और उस सील को ब्रेक करने का केवल एक तरीका था, लेयर लॉर्ड को किल करना, उस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करना जो पूरे नेस्ट पर रूल कर रहा था। ये सुनकर गोंग शुआन ने अपने फॉरहेड का स्वेट पोंछा और होप तलाशने की कोशिश की। उसने कहा कि यदि यह डी रैंक डंजन है तो यहाँ का लॉर्ड अधिकतम सी रैंक ही होना चाहिए। ऐसे मॉन्स्टर को डिफीट करना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन लिनवुक ने उसकी बात बीच में ही इंटरप्ट कर दी। उन्होंने उसे बताया कि यही सोच सबसे डेंजरस मिस्टेक है। उनकी आइज सिकुड़ गईं। उन्होंने स्पष्ट वर्ड्स में कहा कि डी रैंक क्लासिफिकेशन केवल एक डिसेप्शन था। लेयर लॉर्ड ने जानबूझकर अपनी रियल पावर कंसील की थी ताकि एसोसिएशन को डिसीव करके हंटर्स को अपने ट्रैप में फंसा सके। इसके बाद लिनवुक ने अपनी सबसे टेरिफाइंग सस्पिशन साझा की। उनके अनुसार यह डंजन संभवतः उन मिस्टीरियस हंटर डिसअपीयरेंसेस के पीछे का रियल कल्प्रिट था जिनका मिस्ट्री कई ईयर से अनसॉल्व्ड था। यह सुनते ही गोंग शुआन का बॉडी कांप उठा। उसके भीतर गिल्ट की वेव दौड़ गई। अब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने स्वयं अपने स्टूडेंट्स को एक डेथ ट्रैप में भेज दिया है। लिनवुक ने अंत में वह बात कही जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को साइलेंट कर दिया। ये कोई साधारण डी रैंक डंजन नहीं है। ये वास्तव में एक अत्यंत डेंजरस भी टीयर डंजन है जिसने खुद को वीक दिखाकर सबको डिसीव किया है। उसी समय डंजन के भीतर बैटल अपने डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। मैंटिस मॉन्स्टर ने जोरदार स्क्रीच निकाली और आगे की ओर चार्ज कर गया। उसकी साइथ जैसी आम सिकली ग्रीन लाइट से चमक रही थी। लेकिन गोंगटिंग पीछे हटने वाला नहीं था। वह एयर में लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। एक के बाद एक डेडली अटैक से बचते हुए उसकी फ्लेमिंग सोर्ड डार्कनेस में ऑरेंज लाइट की ट्रेल्स बना रही थी। कुछ मोमेंट्स बाद वह स्लाइड करता हुआ ग्राउंड पर रुका। उसकी ब्रीदिंग हेवी हो चुकी थी। शोल्डर से लगातार ब्लड बह रहा था। वह जानता था कि उसके पास अधिक टाइम नहीं बचा है। यदि ब्लड लॉस जारी रहा तो उसका बॉडी धीरे धीरे वीक होने लगेगा। दूसरी ओर मैंटिस मॉन्स्टर रेज से स्क्रीच कर उठा। वह बार बार अटैक कर रहा था लेकिन उसका टारगेट अब तक एस्केप कर रहा था। अंततः उसने अपनी विशाल साइड आर्म्स ऊपर उठा ली। उसकी पूरी पावर उनमें गैदर होने लगी। लेकिन गोंगटिंग ने मैंटिस मॉन्स्टर को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही उसने देखा कि मॉन्स्टर अपनी विशाल साइड आर्म्स उठाकर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, वह तुरंत एयर में ऊंचा उछल गया। उसने अपने बॉडी की बची हुई सारी पावर एक ही अटैक में कंसंट्रेट कर दी। उसकी फ्लेमिंग सोर्ड से भयंकर हीट निकल रही थी और पूरा ब्लेड फायर से घिर चुका था। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ नीचे गिरा। ब्लेड सीधे मैंटिस मॉन्स्टर की नेक से होकर गुजर गई। एक पल के लिए पूरा एरिया बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर हरे रंग का ब्लड चारों ओर फैल गया। मॉन्स्टर का हेड उसके बॉडी से अलग होकर एयर में उछला और दूर मौजूद रॉक्स पर जाकर गिरा। कटा हुआ हेड ग्राउंड पर उछलता हुआ दूर तक लुढ़कता गया। उसकी पिंक आइज में अभी भी हल्की लाइट झिलमिला रही थी लेकिन वह तेजी से फेड हो रही थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि थ्रेड समाप्त हो चुका है। पूरे केव में भारी साइलेंस फैल गई। सुचेन कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह काम था। वह अपने ओपोनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और मन ही मन स्वीकार कर रहा था कि गोंगटिंग की स्ट्रेंथ वास्तव में प्रभावशाली है। दूसरी ओर गोंगटिंग अभी भी अलर्ट खड़ा था। उसकी सोर्ड नीचे थी लेकिन उसका बॉडी पूरी तरह कॉम्बैट रेडी अवस्था में था।
वह उन फाइटर्स में से नहीं था जो विक्ट्री के बाद केयरलेस हो जाए, और किसी कारण से उसे सब कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी गेज बार बार मैंटिस मॉन्स्टर के बॉडी पर जा रही थी। उधर व्हाइट कोट हंटर इंजर्ड उडिसाटो की मदद कर रहा था। उसकी कटी हुई आर्म की जगह पर ग्रीन हीलिंग एनर्जी चमक रही थी। हीलिंग ऑरा लगातार वूंड को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों अच्छी तरह जानते थे कि लॉस्ट आर्म इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकती। उडिसाटो ने नीचे अपने रिस्टबैंड की ओर देखा और उसका फेस तुरंत और अधिक पैल पड़ गया। स्क्रीन पर रेड वार्निंग लाइट लगातार ब्लिंक कर रही थी। उसने सिग्नल चेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा था, उनका आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट पूरी तरह टूट चुका था। उनकी नेविगेशन गियर भी काम करना बंद कर चुकी थी। काउबॉय हंटर ने भी अपना डिवाइस निकाला, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वही था। कुछ दूरी पर वह कैमरा ड्रोन भी पड़ा था जो पूरे असेसमेंट का ब्रॉडकास्ट कर रहा था। अब उसका फ्रेम टूट चुका था, लेंस क्रैक हो गया था और लाइट्स बुझ चुकी थीं। इसका मतलब साफ था, आउटसाइड मौजूद कोई भी व्यक्ति अब यह नहीं देख सकता था कि डंजन के भीतर क्या हो रहा है। इसी दौरान गोंग टिंग ने अचानक अपना हेड घुमाया। उसे एयर में एक नया वाइब्रेशन महसूस हुआ। अचानक उसके पीछे पड़े मेंटिस मॉन्स्टर के टॉर्सो में मूवमेंट हुई। जिस बॉडी का हेड कट चुका था वह धीरे धीरे उठने लगा। उसकी नेक के कटे हुए हिस्से से ग्रीन ब्लड उबलते हुए बाहर निकल रहा था। यह सीन पूरी तरह इम्पॉसिबल था। गोंगटिंग ने तुरंत डेंजर को महसूस किया, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही धड़ाम वह हेडलेस मॉन्स्टर दोबारा उनकी ओर चार्ज कर गया। उसके पास अब हेड नहीं था, फिर भी वह पूरी ताकत से अटैक कर रहा था। उसकी साइथ आर्म्स अंधाधुंध एयर को चीर रही थी, लेकिन अगले ही पल येलो लाइट की कई चमकें एयर में दिखाई दी। एक ही मोमेंट में मॉन्स्टर का बॉडी दर्जनों पीसेस में कट गया। येलो एनर्जी से बने स्लैशेस उसके पूरे बॉडी से होकर गुजर गए और मैंटिस मॉन्स्टर के रिमेन्स चारों ओर बिखर गए। सूचन शांत भाव से वहीं खड़ा था। उसकी स्पीड इतनी भयानक थी कि बाकी लोग ठीक से देख भी नहीं पाए कि उसने अटैक कब किया। उसी समय एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी विजन में चमकी। 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अक्वायर्ड। दूसरी ओर गोंगटिंग स्वेट और ब्लड से लथपथ खड़ा था। उसकी आइज में साफ कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि हेड कट जाने के बाद भी कोई मॉन्स्टर अटैक कैसे कर सकता है। सुचेन ने उसकी ओर देखा। उसकी रेड आइज हमेशा की तरह कोल्ड थीं। उसने शांत स्वर में कहा कि मॉन्स्टर शुरू से अपने कंट्रोल में नहीं था। वह पहले ही हाइप्नोसिस के प्रभाव में आ चुका था। यही कारण था कि ब्रेन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसका बॉडी चलता रहा। इसके बाद सुचेन ने बाकी सभी की ओर देखा। उसने वार्निंग दी कि उन्हें तुरंत इस लहर से बाहर निकलना होगा। यदि वे यहीं रुके रहे तो अगला टारगेट वही लोग होंगे। ये सुनकर गोंगटिंग की आईब्रोज सिकुड़ उठ गई। उसके फेस पर सरप्राइज एंड सस्पिशन दोनों दिखाई दिए। उसने तुरंत पूछा कि एक स्टूडेंट आखिर हाई टियर डंजन के बारे में इतनी जानकारी कैसे रख सकता है। उधर यूडिस्तो भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पेन से कराहते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि सुचेन बकवास कर रहा है। उसके अनुसार इस रैंक के डंजन में केवल एक लॉर्ड हो सकता है और वे अभी अभी उसे मार चुके हैं। बाकी हंटर्स भी यही मान रहे थे। उनका विश्वास था कि इतना पावरफुल अपर सी रैंक मॉन्स्टर ही इस डंजन का बॉस रहा होगा। लेकिन सूचन को डिबेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस चुपचाप उनके पास से आगे बढ़ गया। उसी क्षण उसकी सिस्टम इंटरफेस अचानक ब्लड रेड कलर में बदल गई। वार्निंग साइंस लगातार फ्लैश करने लगे। हाई डेंजर डिटेक्टेड, हाई रैंक मॉन्स्टर डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल क्रिटिकल। वार्निंग मैसेजेस उसकी विजन को भरने लगे और तभी पूरी केव में मेजेंटा एनर्जी की एक विशाल वेव फैल गई। एनर्जी का वह वाइब्रेशन सीधे वॉल्स के भीतर से गुजर रहा था। वह एक विशेष फ्रीक्वेंसी थी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सीधे माइंड पर अटैक करती थी। सूचन का फेस तुरंत सीरियस हो गया। वह पहचान चुका था कि यह क्या है, लॉर्ड्स कमांड। पूरे डंजियन में वही कमांड गूंज रही थी और उसका इफेक्ट एक साथ सभी पर पड़ रहा था। सबसे पहले काउबॉय हंटर प्रभावित हुई। उसकी आइज अचानक ऊपर की ओर घूम गई। फिर उनमें भयानक पिंक लाइट चमकने लगी। उसका बॉडी स्टिफन हो गया।
कुछ ही सेकंड्स में उसकी कॉन्शियसनेस दब चुकी थी। इसके बाद वो व्हाइट कोट हंटर और यूरिस्तो भी उसी अवस्था में पहुंच गए। उनकी आईज में भी वही पिंक ग्लो उभर आई। अब वे केवल पपेट्स थे, लॉर्ड के पपेट्स। सुचेन ने अपने ईयरपीस को छुआ और डीप ब्रेथ ली। उसका फेस पहले से अधिक सीरियस हो गया। वह समझ चुका था कि फ्रीक्वेंसी अपना काम कर चुकी है। बाकी सभी लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। मैजेंटा साउंड वेव्स लगातार एयर में फैल रही थीं। उनका प्रेशर हर सेकंड बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुचेन इस पैटर्न को पहचानता था। वह इसे पहले भी देख चुका था। उसके माइंड में अचानक एक पुरानी मेमोरी कौंध गई। उसे याद आया जब डीमन किंग व्राथ ने इसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया था। उस दिन हजारों लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे। उसे याद आया कि कैसे इस फ्रीक्वेंसी ने लोगों के माइंड्स अंदर से तोड़ दिए थे, कैसे फ्रेंड्स एक दूसरे के एनिमीज बन गए थे, कैसे पूरा एरिया मैसेकर में बदल गया था। एक पल के लिए उसे रेन में खड़ा अपना पुराना स्वरूप दिखाई दिया। उसकी आर्म्स में एक डेड कंपेनियन पड़ा था और वह कुछ भी नहीं कर पाया था। उस फेलियर का वेट आज भी उसके भीतर मौजूद था, क्योंकि यह कोई साधारण साउंड नहीं थी। ये मास स्लॉटर वेपन थी। ऐसा वेपन जो पूरी ह्यूमैनिटी को हाइप्नोटाइज कर सकता था। कंप्लीट कंट्रोल का वेपन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का वेपन। लेकिन सूचन ने तुरंत उस मेमोरी को अपने माइंड से हटा दिया। उसने अपनी गेज अपने साथियों की ओर घुमाई। काउबॉय हंटर, व्हाइट कोट हंटर और ऊदी साटो, वे तीनों एक अजीब और अस्वाभाविक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे थे। सूचन की आईज सिकुड़ गईं। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि उसके सामने क्या हो रहा है। इस डंजन का लॉर्ड किसी साधारण मॉन्स्टर की तरह नहीं था। वह निश्चित रूप से डीमन किंग व्राथ से जुड़ा हुआ था। या तो उसका कोई अंडरलिंग था, या फिर उसकी पावर का कोई डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन था। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता गया, मजेंटा एनर्जी की धाराएं उन्हें केव की गहराइयों में ले जाती रहीं। डार्कनेस में चलते हुए हिप्नोटाइज्ड हंटर्स की शैडोज बेहद भयावह दृश्य बना रही थीं। वे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी अंतिम यात्रा में शामिल डेड सोल्स हों। कुछ समय बाद वे एक विशाल सेंट्रल चेंबर में पहुंच गए। यहाँ की मिस्ट इतनी घनी थी कि दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा चेंबर सिकली पर्पल ग्लो में डूबा हुआ था। ग्राउंड पर जगह जगह विशाल ग्रीन एग्स पड़े थे। वे हल्की लाइट छोड़ रहे थे और हर कुछ सेकंड्स में धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। फिर उनकी नजर उस फिगर पर पड़ी जो इस पूरे एरिया के सेंटर में खड़ी थी, लिशर लॉर्ड। वह व्हाइट रोब्स में लिपटी हुई एक भयावह फिगर थी। उसके लंबे हेयर ग्राउंड तक लटक रहे थे। उसके दोनों ओर विशाल ब्लैक सर्पेंट्स मौजूद थे। लेकिन सबसे भयावह दृश्य उसके आसपास की ग्राउंड थी। पूरा एरिया एक विशाल ग्रेवयार्ड में बदल चुका था। हर ओर ह्यूमन स्केलेटन्स बिखरे पड़े थे। पुराने हंटर्स के रिमेन्स, रस्टेड सोर्ड्स, ब्रोकन शील्ड्स और टोन इक्विपमेंट मिट्टी में आधे दबे हुए दिखाई दे रहे थे। उसी समय सूचन के ईयरपीस में ब्लू लाइट चमक उठी। उसे एक विशेष काउंटर फ्रीक्वेंसी निकल रही थी। वही फ्रीक्वेंसी उसके माइंड को अल्फा बैंड वेव से प्रोटेक्ट कर रही थी। वह पहले से इस सिचुएशन की तैयारी कर चुका था, बहुत पहले, अपने प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज के आधार पर। इसी वजह से वह अभी भी पूरी तरह कॉन्शियस था। उसने अपने सामने खड़े कंपेनियंस को देखा। वे सभी लॉर्ड के सामने असहाय खड़े थे। यदि उसने कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द वे भी इसी ग्राउंड पर पड़े स्केलेटन्स का हिस्सा बन जाएंगे। उसी क्षण लेयर लॉर्ड ने एक खुरदुरी और अस्वाभाविक हिस्स निकाली। उसने नए प्रे की प्रेजेंस महसूस कर ली थी। उसके आसपास मौजूद विशाल सर्पेंट्स ने भी एक साथ फुफकारना शुरू कर दिया। फिर लेयर लॉर्ड ने बोलना शुरू किया। उसकी वॉइस टूटी हुई और अस्थिर थी, मानो कई वॉइसेस एक साथ बोल रही हों। उनमें सदियों पुरानी हंगर छिपी हुई थी। हर साउंड में हेट्रेड और क्रूल्टी भरी हुई थी। सूचन स्थिर खड़ा उसे देखता रहा। उसकी रेड आईज सीधे उस मॉन्स्टर पर टिकी हुई थीं। सूचन कोई साधारण प्रे नहीं था। वह यहाँ मरने नहीं आया था। वह यहाँ इस पूरे नाइटमेयर को समाप्त करने आया था। अचानक सीन बदलता है। एक छोटा हैंड वुडन स्टिक को कसकर पकड़े हुए दिखाई देता है। स्टिक के सिरे से फ्रेश ब्लड टपक रहा था। 8 साल का गोंगटिंग वहां खड़ा था। उसका पूरा बॉडी इंजरी से भरा हुआ था। उसके सामने एक दूसरा लड़का ग्राउंड पर पड़ा हुआ था।
गोंगटिंग ने उसे हरा दिया था। वह इस फाइट का विनर था। कुछ दूरी पर खड़ा गोंगलिन यह सब देख रहा था। उसकी आइज में कोई इमोशन नहीं था। उसने शांत स्वर में स्वीकार किया कि आज गोंगटिंग विनर रहा है। 8 साल का गोंगटिंग अपने फादर की ओर देखता है, लेकिन उसके फेस पर कोई हैप्पीनेस नहीं थी। उसके लिए विक्ट्री कभी सेलिब्रेशन नहीं थी। तभी गोंगलिन ने ऑर्डर दिया, विनर उसके पीछे अंदर आए, अब डिनर का समय है। उसने लूजर्स की ओर दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। उनके लिए उसके मन में कोई सिंपैथी नहीं थी। उसकी नजर में लूजर्स का कोई वैल्यू नहीं था। वहीं गोंगचंग अब भी ग्राउंड पर नील किए बैठा हुआ था। हार की पनिशमेंट के रूप में उसे पूरी नाइट वहीं रहने का ऑर्डर दिया गया था। धीरे धीरे नाइट उतर आई। मून शांत स्काई में ऊंचा चमक रहा था, लेकिन गोंगचंग अब भी वहीं था। उसका स्टमक हंगर से मरोड़ रहा था। कोल्ड विंड उसके बॉडी को कंपा रही थी। वह कांपते हुए हेड झुकाकर बैठा रहा। तभी डार्कनेस से एक हैंड उसकी ओर बढ़ा। उस हैंड में वार्म ब्रेड का एक पीस था। गोंगचेंग ने सरप्राइज से ऊपर देखा। उसके सामने गोंगटिंग खड़ा था। उसके बॉडी पर अभी भी बैंडेजेस बंधी हुई थी। वह खुद भी इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वह चुपके से हाउस से बाहर निकलकर अपने ब्रदर के लिए फूड लेकर आया था। गोंगटिंग ने धीमे वॉइस में उसे जल्दी खाने के लिए कहा। उसने वार्निंग दी कि यदि उनके फादर ने उन्हें देख लिया तो दोनों को पहले से भी कठोर पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन उनकी यह छोटी काइंडनेस ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। अचानक एक तेज इम्पैक्ट की आवाज गूंजी। सीन बदल गया। गोंगटिंग नील किए बैठा था। उसका बॉडी कांप रहा था। उसके सामने गोंगलिन खड़ा था। उसके हैंड में एक लंबी रॉड थी और वह अपने सन को एक और कठोर लेसन सिखा रहा था। गोंगलिन ने कोल्ड टोन में पूछा कि क्या वह समझता है कि गोंग फैमिली इतनी पावरफुल कैसे बनी। उसके अनुसार इसका आंसर बेहद सिंपल था, क्योंकि वे हमेशा विनर्स रहे हैं। उसकी नजर में वर्ल्ड केवल दो प्रकार की पीपल में बंटी हुई थी, वे जो रूल्स बनाते हैं और वे जो रूल्स फॉलो करते हैं। उसने साफ कर दिया कि केवल विनर को ही यह राइट मिलता है कि वर्ल्ड कैसे चलेगी। बाकी सभी लोग केवल उसके ऑर्डर्स मानते हैं। फिर उसने अपने सन की ओर देखा और कहा कि जब तक वह अलाइव है और फैमिली हेड है, तब तक गोंगटिंग के पास उसके रूल्स फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बीटिंग और ट्रेनिंग से इंजर्ड गोंगटिंग ने अपने टीथ भींच लिए। उसने हेड उठाकर अपने फादर से एक क्वेश्चन पूछा, यदि मैं आपको हरा दूं तो क्या रूल्स बनाने का राइट मेरा होगा? कुछ मोमेंट्स के लिए साइलेंस छा गया। फिर गोंगलिन केवल मॉकिंग लाफ्टर हंसा। उसे अपने सन का यह करेज हास्यास्पद लगा। उसकी नजर में यह केवल चाइल्डिश रेजिस्टेंस था। पास ही ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक ब्रोकन प्रैक्टिस सोट पड़ी थी। वह इस बात का प्रूफ थी कि उनके ट्रेनिंग सेशंस कितने रूथलेस होते थे। टाइम बीतता गया, ईयर्स गुजर गए। अब गोंगटिंग टीनेज तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके लाइफ में कुछ नहीं बदला था। वह फिर से ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था। एक बार फिर उसे पूरी तरह डिफीट कर दिया गया था। उसके सामने मूजिन खड़ा था, एक कोल्ड और अत्यंत स्किल्ड सोर्ड्समैन। उसके हैंड में चमकती हुई आइस सोर्ड थी। वह नीचे पड़े गोंगटिंग को पूरी इंडिफरेंस से देख रहा था। उसी समय गोंगलिन की वॉइस फिर गूंजी। वह उतनी ही कोल्ड थी जितनी मूजिन की आइस सोर्ड। उसने कहा कि पावर केवल फिजिकल स्ट्रेंथ का नाम नहीं है, ट्रू पावर दूसरों पर कंट्रोल रखने की एबिलिटी है। इसके बाद वह अपने डिफीटेड सन को वहीं छोड़कर मुड़ गया। ट्रेनिंग हॉल की डस्ट में पड़ा गोंगटिंग उसकी बैक को देखता रहा, लेकिन गोंगलिन रुका नहीं। उसने वही पुराना प्रिंसिपल दोहराया जिसे वह लाइफ का रूल मानता था। मेथड्स मैटर नहीं करते, केवल रिजल्ट्स मैटर करते हैं। उसने ऑर्डर दिया कि गोंगटिंग को हर सिचुएशन में फर्स्ट प्लेस प्राप्त करना होगा, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी क्यों न हो। गोंगटिंग ग्राउंड पर पड़ा रहा। उसके लिप से ब्लड टपक रहा था, लेकिन उसके फादर की वर्ड्स लगातार उसके ईयर्स में गूंज रहे थे। गोंगलिन की आइज उसके ग्लासेस के पीछे सिकुड़ गईं। उसकी वर्ल्ड में केवल एक ही वैल्यू थी, विक्ट्री। बाकी सब कुछ बर्डन था। वह बार बार अपने सन के माइंड में यही बात भरता रहा कि उसकी वर्थ केवल उसकी विक्ट्री से तय होगी। यदि वह विन नहीं कर सकता तो वह कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ये रदलेस वर्ड्स गोंगटिंग के माइंड में गहराई तक उतर गए। वे केवल उसके फादर की बातें नहीं रही, वे उसकी रियलिटी बन गई। सीन प्रेजेंट में लौट आता है।
विशाल सेंट्रल चेंबर में लेयर लॉर्ड अपने सर्पेंट्स के थ्रोन पर बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर सुचेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके हाथ के चारों ओर पीली लाइटनिंग चमकने लगी और चटचटाहट की आवाज पूरे चेंबर में गूंज उठी। वह जानता था कि यदि उसे अपने साथियों को बचाना है तो उसे लेयर लॉर्ड को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक ब्लड से सना हैंड उसके हाथ पर आकर कस गया। सूचन तुरंत रुक गया और आश्चर्य से पीछे मुड़ा। उसके सामने गोंगटिंग खड़ा था, जिसकी हालत बेहद खराब थी। उसके चेस्ट पर गहरा वूंड था और ब्लड लगातार बह रहा था। गोंगटिंग ने किसी तरह लॉर्ड के कंट्रोल का विरोध कर लिया था। उसकी फिंगर्स अपने ही वूंड में ठंसी हुई थीं और वह जानबूझकर खुद को पेन दे रहा था ताकि उसका माइंड हाइप्नोटिक फ्रीक्वेंसी के प्रभाव में न आए। ब्लड लगातार उसके बॉडी से टपक रहा था और ग्राउंड पर लाल बूंदें जमा हो रही थीं। अत्यधिक ब्लड लॉस के कारण उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने सुचैन से कहा कि उसने इस नाइटमेयर में होश बनाए रखने का अपना तरीका खोज लिया है। इसके बाद उसने गंभीर टोन में वार्निंग दी कि अभी अटैक करना सुसाइड होगी। यदि सुचैन ने जल्दबाजी की तो यहाँ मौजूद सभी लोग मर सकते हैं। फिर उसने केव की वॉल्स की ओर इशारा किया और सुचैन ने उसकी नजर का पीछा किया। अंधेरे में दर्जनों विशाल हरे एग्स मौजूद थे जो एक साथ धड़क रहे थे। गोंगटिंग ने बताया कि ये फ्लावर असासिन मेंटिस एग्स हैं और यदि इन्हें जरा भी डेंजर का एहसास हुआ तो इनके भीतर मौजूद मॉन्स्टर्स बाहर निकल आएंगे। तब पूरा ग्रुप कुछ ही सेकंड्स में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनमें से हर एक कम से कम सी रैंक मॉन्स्टर होगा। सूचन ने उन एग्स को ध्यान से देखा और अब उसे समझ आ गया कि यह डंजन शुरू से ही एक ट्रैप था। लेयर लॉर्ड ने जानबूझकर इसे लो रैंक डंजन जैसा दिखाया था ताकि हंटर्स बिना सतर्क हुए भीतर प्रवेश कर जाए। फिर वह उन्हें धीरे धीरे मारकर अपनी कॉलोनी को फूड प्रदान करता था। चारों ओर बिखरे स्केलेटन्स उसी सच्चाई का प्रूफ थे। गोंगटिंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने धीमी वॉइस में कहा कि लॉर्ड हमेशा अपने थ्रोन पर नहीं बैठा रहेगा। जल्द या देर से वह स्वयं अपने प्रे के पास आएगा। सुचैन ने तुरंत उसकी बात समझ ली। कुछ मोमेंट्स बाद गोंगटिंग ने सजेशन दिया कि उन्हें सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। जब लॉर्ड पर्याप्त करीब आ जाए तब वे दोनों मिलकर अटैक करेंगे। ये सुनकर सुचैन स्वयं भी थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गोंगटिंग इतनी गंभीर सिचुएशन में भी इतनी दूर की सोच सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके माइंड में एक और प्रॉब्लम उभरी। करंट प्लान पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि लॉर्ड को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसी समय थ्रोन की दिशा से बैंगनी एनर्जी फैलने लगी और एक नई फ्रीक्वेंसी पूरे चेंबर में गूंज उठी। अगले ही पल उदिसाटो सबसे पहले प्रभावित हुआ। उसके चेहरे पर एक भयावह और खाली स्माइल उभर आई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी एनर्जी ब्लेड उठाई और उसे सीधे अपने नेक पर रख दिया। दूसरी ओर काउबॉय हंटर ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और गन बैरल अपने ही हेड की ओर कर दी। व्हाइट कोट हंटर ने भी वही किया और उसकी फिंगर्स धीरे धीरे अपनी ही नेक को कसकर पकड़ने लगी। लॉर्ड का कमांड उन सब के माइंड पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कमांड केवल एक था, सुसाइड। लेकिन उसी क्षण पीली लाइटनिंग चमकी और सुचेन हरकत में आ गया। उसका बॉडी बिजली की चमक में बदल गया और एक मोमेंट में वह उडिसाटो तक पहुंच गया। उसने उसे अनकॉन्शियस कर दिया और अगले ही पल काउबॉय हंटर तथा व्हाइट कोट हंटर के पास पहुंच गया। तीनों को रिएक्ट करने का अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड्स में सभी ग्राउंड पर अनकॉन्शियस पड़े थे। लॉर्ड का कमांड पूरा होने से पहले ही सुचेन ने उन्हें बचा लिया था। यह सब देखकर लेयर लॉर्ड अचानक पीछे हट गया। उसकी चमकती हुई गुलाबी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लॉर्ड की खुरदुरी टेलीपैथिक वॉइस पूरे चेंबर में गूंज उठी। उसकी हिप्नोसिस असफल हो चुकी थी और यह बात उसे भीतर तक क्रोधित कर रही थी। अगले ही पल लेयर लॉर्ड ने अपने मिनियंस को नया आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही अंधेरे में छिपा एक मैंटिस मॉन्स्टर भयानक चीख के साथ आगे कूदा। लेकिन वह अकेला नहीं था। केव के हर कोने से फ्लावर असैसिन मैंटिसेस बाहर निकलने लगे। उनकी चमकती हुई गुलाबी आंखें अंधेरे में भयावह रूप से चमक रही थीं।
और कुछ ही क्षणों में दर्जनों मॉन्स्टर्स पूरे चेंबर में फैल गए। लेयर लॉर्ड ने अपनी पूरी आर्मी छोड़ दी थी। मॉन्स्टर स्वॉर्म चारों दिशाओं से आगे बढ़ने लगा और हर रास्ता बंद हो चुका था। अब भागने का कोई आसान मार्ग नहीं बचा था। गोंगटिंग ने अपने ब्लड से भीगे हुए शोल्डर की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था, क्योंकि वह समझ चुका था कि उनकी पुरानी योजना अब काम नहीं करेगी। उसने धीरे से अपनी सोर्ड निकाली और धातु की साफ आवाज पूरे चेंबर में गूंज उठी। फिर वह सूचन की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने सुचेन से कहा कि उसके पास एक आखिरी रिक्वेस्ट है। वह चाहता था कि सुचेन तीनों बेहोश हंटर्स को लेकर यहाँ से निकल जाए। वह स्वयं पीछे रहकर स्वॉर्म को रोकेगा और बाकी सबके लिए रास्ता बनाएगा। सुचेन कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। वह सचमुच चौंक गया था। जिस व्यक्ति को वह हमेशा केवल एक अहंकारी राइवल समझता था, उसके भीतर ऐसा पक्ष भी मौजूद होगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन गोंगटिंग पूरी तरह गंभीर था। उसे पता था कि उसके जीवित बचने की संभावना बेहद कम है, फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसी समय एक मैंटिस मॉन्स्टर तेज चीख के साथ उसकी ओर झपटा। उसकी दोनों दरांतियां सीधे उसके शरीर को चीर देने के लिए आगे बढ़ीं। धड़ाम की आवाज के साथ गोंगटिंग ने अपनी सोर्ड से हमला रोक लिया और चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं। एक और हमला आया और उसने उसे भी रोक दिया। उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। दांत भींचते हुए गोंगटिंग ने कहा कि इस पूरी आपदा की शुरुआत उसी की वजह से हुई थी और इसलिए इसे समाप्त करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। लेकिन तभी उसके पीछे भारी कदमों की आवाज गूंजी। गोंगटिंग की आंखें फैल गईं और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सुचेन अभी भी वहीं खड़ा था। वह गया ही नहीं था। और फिर सुचेन ने शांत स्वर में कहा कि उसने गोंगटिंग के बारे में गलत धारणा बना ली थी। वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अगले ही पल उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो उभर आई। कुछ ही सेकंड्स में उसका रूप बदल गया और उसके सामने लेवल 24 वोल्ट असैसिन की शक्ति प्रकट हो गई। अब सुचेन चमकती हुई लाइटनिंग से घिरा खड़ा था। गोंगटिंग स्तब्ध रह गया, लेकिन सुचेन केवल मुस्कुराया और बोला कि तुम अकेले नहीं हो जिसने इस लड़ाई के लिए नाम लिखा है।